बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इतरतिही बिअदद कुल्लि मालूमिन लक। मेरा नाम फ़ारूक हुसैन शाह है। सब देखने सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। इससे पहले जो लाइव सेशन था वो मैंने अभी चेक किया, उसमें वीडियो जो है वो सम हाउ रुकना शुरू हो गई थी, उसकी ऑडियो कोई डिस्टॉर्शन थी। अब मैंने सिस्टम को रीस्टार्ट तो किया है। लेट मी नो अगर इसकी आवाज़ अभी ठीक है। चूँकि कोई प्रॉब्लम इसमें ज़रूर है। मेरे ख्याल में जो बैंडविड्थ है इसकी, या तो इस पर लोड बहुत ज़्यादा हो गया है नेट के ऊपर, चूँकि एवरीबॉडी इज़ एट होम, तो उसकी वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं इसमें आ रहे हैं। तो अगर अभी मेरी आवाज़ ठीक है तो मुझे बताइएगा, ताकि फिर हम इसको आगे लेके चलें। अभी आवाज़ वीडियो ठीक है? ओके जी, ठीक हो गया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सलमान खान शिराज, किस्मत अच्छी है कि आवाज़ ठीक नहीं थी, वरना मैंने आपको बड़ा ज़बरदस्त डांट दिया उसमें। अच्छा अभी ठीक है, चलें ठीक हो गया। मौजू बड़ा ज़बरदस्त था और वो रह गया दरमियान में। वीडियो का स्ट्रीम भी ठीक है, सिंक कर रही है, कोई चीज़ फ्लिकर तो नहीं कर रही, ऑडियो में कहीं कोई रुक तो नहीं रही। चूँकि हमारा असल में चूँकि अनफॉर्चुनेट है कि नेट का सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हम नहीं कर सके जो करने का काम था। अब मौजूदा हुकूमत को बहरहाल इस चीज़ पे भी सोचना पड़ेगा। बहुत सारे काम पहले से हो जाने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं हुए अनफॉर्चुनेटली। अभी जब ये पाबंदियां लग रही थी और जो लोगों का रवैया सामने आ रहा था, तो उससे मुझे बार बार यही ख्याल आ रहा था कि अगर इस कौम को, हमें, कौम का मतलब ये नहीं कि मैं उसमें शामिल नहीं, मैं अपनी बात करता हूँ, कि अगर हमें स्विक ट्रेनिंग दी जाती, एक ऐसा सिस्टम ऑफ एजुकेशन डेवलप होता, एक ऐसा जुडिशल सिस्टम डेवलप होता, सोशल सिस्टम डेवलप होता, कि हमारे सामने एक लाहे अमल तैयार होता, हमें एक कौम बनाया बनाया जाता, हमें तोड़ा ना जाता, कभी फिरकों की आड़ में, कभी किसी आड़ में, कभी किसी आड़ में, तो फिर हम यकसमत हो जाते, एक रंग हो जाता हमारा, और फिर हम रियासत की आज़ान को बखूबी सुन लेते। हमारा चूंकि अजीब व गरीब एक सिस्टम डेवलप होता रहा, जैसे लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, तो हमारे ऊपर बड़े तजुर्बात हुए हैं, मुख्तलिफ निज़ाम हमारे ऊपर ट्राई किए जाते रहे हैं। जैसे लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर तजुर्बात होते हैं, हमारा सिलेबस कहीं और से आता रहा, हमारी पॉलिसियाँ कहीं और से आती रहीं। अनफॉर्चुनेट था, और ये समझ में आ सकती हैं ये बातें, चूँकि ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। जब कोई कौम या फ़र्द कमज़ोर होता है, क्योंकि अगर आप इस मौजू को मुश्किल अंदाज में समझेंगे तो फिर आपको वाकई मुश्किल पेश आएगी और हम समझ नहीं सकेंगे। तो एनीवेज, मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट्स के अंदर अपने अपने अंदाज में, जो इस वीडियो का टाइटल है कि कोई मुल्क सुपर पावर कैसे बनता है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने अपने कमेंट्स दें। उससे फिर मुझे अंदाज़ा भी हो जाएगा, और फिर हमारी बात जो है, ये महफिल थोड़ा आगे बढ़ेगी, जब तक हमारे पास वक्त है इंशाल्लाह। या अगर ये रुकना शुरू हो जाएगी तो फिर हम इसको बंद कर देंगे। हम क्या कर सकते हैं? वी कांट फाइट विद द सिस्टम। हम लड़ नहीं सकते ना, हमें पेपाल नहीं है, इट्स ओके। दुनिया में हम मुख्तलिफ किस्म के मुल्क हैं जिनको पेपाल की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए थी दरअसल, और जिस पे काम नहीं हुआ, और जिसकी ये कोरोना आफत जैसे मुकाबले में ज़रूरत होती है, जिस कौम को, जिस ट्रेनिंग की, स्विक की, वो हमारे यहाँ कभी बंदोबस्त नहीं हुआ था। हमारे यहाँ कल्चर ज़्यादातर ये रहा, एक वक्त की भूख मिटा दो, इस तरह के लंगर खाने खोल दो, ये हमारा शुरू से चल रहा है। लेकिन ना स्किल सेंटर, ना वोकेशनल ट्रेनिंग्स। चूंकि दो ग्रुप बनाए गए, ये हुक्मरानों का ग्रुप है और ये महकूमों का ग्रुप है, और बड़ी कामयाबी से इस बहती गंगा में सब ने हाथ धोए हैं। अब फितरत इनके इस बुत कदे के अंदर बड़ी ज़बरदस्त तोड़ फोड़ कर रही है, और मज़ीद होगी इंशाअल्लाह ताला। एनीवेज, आप अपने अपने कमेंट्स में लिखिएगा कि आप क्या सोचते हैं, फिर हम इंशाल्लाह बात को आगे लेके चलते हैं। नहीं शिराज, मैंने आपको डांटा, इस लाड से डांटा था, जब आपने ये लिखा कि सर हमारे साथ आप मुलाकात नहीं करते, तो मैंने आपको ये कहा था कि आप बस लिखते रह गए,
मुलाकात करने वाले करके चले भी गए। तो जिसने मिलना था वो मिल लिया उसने, तो इसलिए लिखने से ज़रा बुलंद हो जाएं आप थोड़ा सा, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह मामू जी। तो आज मैं आप लोगों के सामने अपने नज़रियात या व्यूज़ या मेरा जो थॉट प्रोसेस है कि कोई मुल्क सुपर पावर कैसे बनता है, कोई कौम सुपर पावर कैसे होती है, कोई ख़ित्ता सुपर पावर कैसे होता है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि इससे पहले कि मैं आपके सामने अपने ओपिनियंस या अपने व्यूज़ या अपना थॉट प्रोसेस रखूँ, आई वुड लव टू सी योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। उसका ये फ़ायदा होगा कि मुझे अंदाज़ा होगा कि आप में से कितने मेरे सुनने वाले जो हैं वो मेरे मिजाज के हैं या इस बात पे कभी उन्होंने सोचा होगा। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सोच का सफ़र ही शुरू नहीं हुआ। जब तक सोच पैदा नहीं होती, सुपर पावर बनने का सफ़र शुरू नहीं होता। सुपर पावर एक सिंबल है, एक अलामत है। कोई मुल्क सुपर पावर कैसे बनता है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी स्टडी, अपना एनालिसिस, अपने ऑब्जर्वेशन आप शेयर कीजिएगा। फिर मैं इंशाल्लाह आपके सामने अपने जो ख्यालात हैं मेरे, वो मैं आपके सामने रखूँगा। और अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं लिख सकते या लिखना नहीं चाहते या आप चाहते हैं कि आपको थोड़ा वक्त चाहिए, तो वो भी मुझे बता दें, हम इस पे मज़ीद वक्त भी ले सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जी बताइएगा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बड़ाई साहब। यासर वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कमेंट में बड़ाई साहब हैं, मामू जी भी हैं और भी काफ़ी सारे नौजवान भी हैं मेरे। तो मुझे ज़रा बताइएगा, कोई मुल्क सुपर पावर कैसे बनता है। फिर रात को लेट इस पे भी हम इंशाल्लाह नशिस्त करेंगे। जहाँ से हमने छोड़ा था उसी से हम आगे बढ़ जाएंगे। और अगर आपका मूड हुआ, चूंकि अभी इशा की भी नमाज होनी है कुछ देर के बाद, तो लाजमी बात है वक्फा करना पड़ेगा। तो इशा से पहले पहले हम इस बात को डिस्कस कर लेते हैं कि कोई मुल्क सुपर पावर कैसे बनता है। फिर रात को इंशाल्लाह वक्त मिलता है और मामलात ठीक रहते हैं, तो फिर हम जहाँ पे हमने छोड़ा था, पूरने जो हमने डाले थे, मज़ीद उस सफ़र से आगे थोड़ा सा बढ़ जाएंगे। 10 बजे के करीब जो हमारा पहले भी नॉर्मल वक्त था। ज़्यादा लेट नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने सोना भी हो। सलमान खान का कमेंट है कि सर मेरे ख्याल में हम अपने सुपर हीरो से लौट गए हैं। अच्छा, जो 1400 साल पहले के थे, ठीक हो गया। हम अपनी रिवायत से टूट गए हैं और हमने वो प्रिंसिपल और वैल्यू नहीं अपनाई। जब हम आ, उस पर पढ़ते हैं तो सिर्फ तो समझ आता है कि सुपर पावर, ओके, सुपर पावर उन्हीं प्रिंसिपल और वैल्यू पर चल रहे हैं। सलमान खान का ये रोमन उर्दू, यानी इंग्लिश में जब उर्दू लिखी जाती है तो वो रोमन उर्दू आप कहेंगे उसको। तो सलमान खान के नज़दीक जवाब ये है, उनका कमेंट ये है कि चूंकि हमने अपने प्रिंसिपल्स, जो हमारे ज़ाब्ते थे या कायदे थे 1400 साल पहले जो हमें बताए गए थे, हम चूंकि उन पे अमल नहीं कर रहे, उस सिरात मुस्तकीम से हम हट गए हैं, उस मरकज़ से हम कट गए हैं, इसलिए हम ग़ुलाम बना दिए गए, हम सुपर पावर नहीं बन सके। ये ठीक है सलमान खान, अ, इस लिहाज से कि जब हम इस बात पे, इस मौजू पे बात करें कि हम सुपर पावर क्यों नहीं बन सके। अभी हमने एक खोज ये लगानी है जिसमें आपने इशारा भी किया कि कोई मुल्क सुपर पावर कैसे बनता है। अभी हम मुल्क की बात कर रहे हैं। अब जाहिर बात है मुल्क जो है वो किसी कौम की वजह से बनता है। कौम होगी तो मुल्क होगा ना। और कौम कैसे बनती है, कोई निज़ाम होगा तो कौम होगी या पीछे कोई नज़रिया होगा। तो यहाँ पे आपकी बात दुरुस्त है। हमारे पास एक नज़रिया मौजूद था, जिंदा वाइब्रेंट तवाना नज़रिया, जो 1400-1500 साल पहले हजूर सैयदी व मुर्शदी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता किया था। कामयाब होने का नुस्खा था। हम उस पर अमल नहीं कर रहे। ट्रू, ये पॉइंट आपका ठीक आ गया। अच्छा जी, और क्या कहते हैं शफीक शानी।
शफीक शानी कहते हैं कि सर मेरी नाकिस मालूमात के साथ कोई मुल्क अगर सुपर पावर बनता है तो वो सबसे पहले अपनी मईशत मजबूत करता है, जहां अपना फ़ायदा देखता है वहां हासिल करता है। ओके। सेकंड वो ये क्या है जी, नित नई तहकीक करते हैं। शफीक शानी की तरफ से दो बातें आई हैं, खूबसूरत बातें हैं, लॉजिकल बातें हैं। एक तो उनका मुआशी निज़ाम ठीक होता है, दूसरा तहकीक वो करते हैं, नित नई तहकीक करते हैं, अपना फ़ायदा देख के अपने स्ट्रेटजिक अंदाज में आगे चलते हैं। तो ये तीन बातें होगी। एक बात की तरफ सलमान खान का इशारा है, दो तीन बातों की तरफ शफीक शानी ने इशारा किया। वेल डन शफीक शानी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस तरह के जवाब आएंगे। और फरहान कहता है कि सर जी मैं तो सुनने वालों में से हूँ। दैट्स वंडरफुल। ये सुनना भी बहुत बड़ी सादत है। सुनने वाले बहुत कम होते हैं, क्योंकि जो सुनेगा वही बोलेगा। ये अल्लाह ताला ने कान और ज़बान का बड़ा एक खूबसूरत रिश्ता कायम किया हुआ है। जब यहाँ से इनपुट आती है तो यहाँ से आउटपुट ज़रूर निकलती है फरहान। मैं एक अच्छा सामे रहा हूँ, मैं एक अच्छा शागिर्द रहा हूँ। जब आप अच्छा सामे होते हैं, सुनते हैं, तो अल्लाह ताला आपको गोयाई अता कर देते हैं। और जब आप चीज़ों को पढ़ते हैं, मुताला करते हैं, तो फिर आपके हाथों से, यानी अगर आपने असातिज़ा को पढ़ा है तो आपकी हाथों से वो लफ्ज़ निकलना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अब तहरीर के जो माहिर थे उनको आप पढ़ते रहे, लिहाजा अब आपकी तहरीर के अंदर महारत आ जाएगी। तो ये बात भी ठीक है। आफाक क्या लिखते हैं कि सर्वाइवल का डर निकल जाए बचपन में ही तो कौम तरक्की कर सकती है। ठीक है आफाक, इसको जोड़ा जा सकता है उस चीज़ के साथ, कौम की तरक्की। ज़ाहिर बात है कौम तरक्की करती है तो स्टेप बाई स्टेप आगे बढ़ती है। सुपर पावर इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसी कौम होगी, कोई ऐसा मुल्क होगा जो तरक्की कर गया, जिसमें हमारे दो तीन पॉइंट आ गए। ये ठीक है तरक्की के हद तक। और सर्वाइवल का लफ्ज़ इसमें से ले लेते हैं। सर्वाइवल का लफ्ज़ आफाक अच्छा है। अच्छा जी, शफीक शानी कहते हैं सर मुझे घर वाले, क्या कह रहे हैं जी, घर वाले अर्जेंट बुला रहे हैं, प्लीज़ वीडियो डेल ना कीजिएगा। जी जी शफीक, बिल्कुल लिसन टू योर फैमिली फर्स्ट, चूँकि फैमिली इज़ टॉप प्रायोरिटी। मैं यहीं पे हूँ जब तक ईशा की अजान नहीं होती। इस महफिल को हम जारी रखेंगे इंशाल्लाह ताला। वीडियो तो वैसे भी मौजूद रहती है। और गुलाम मुस्तफ़ा कहते हैं जनाब वालेकुम अस्सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम सर। मेरे ख्याल में हमें सबसे पहले अपना तालीमी निज़ाम बेहतर करना चाहिए। गुलाम मुस्तफ़ा जिंदाबाद, जिंदाबाद, माशाल्लाह। तालीमी निज़ाम बेहतर करना चाहिए और कानून से कोई चीज़ बालातर नहीं होनी चाहिए। और जब कानून सब के लिए एक होगा तो चीज़ें सब बेहतर होना शुरू हो जाएंगी और मुल्क की बुनियाद सुपर पावर की तरफ बढ़ जाएगी, यानी बुनियाद पड़ जाएगी। तो पांच छह चीज़ें हो गई। एक सलमान खान ने इशारा किया एक निज़ाम की तरफ, मदीना की रियासत की तरफ। शफीक शानी ने दो तीन बातें उसमें बताई, मईशत के हवाले से और तहकीक के हवाले से। आफाक का नुक्ता है सर्वाइवल के हवाले से। सर्वाइवल बहुत खूबसूरत लफ्ज़ है, बका। और उसके बाद गुलाम मुस्तफ़ा, बड़ी खूबसूरत दो बातें उन्होंने, एक तालीमी निज़ाम, एक निज़ाम अदल। क्योंकि हदीस पाक भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस कौम का निज़ाम अदल कमज़ोर हो जाता है, छोटे और बड़े के लिए, कमज़ोर और ताकतवर के लिए अलग अलग निज़ाम अदल होगा तो वो कौम तबाह हो जाती है। तो ज़ाहिरी बात है जो तबाह नहीं हुए और सुपर पावर बन गए तो उनके अंदर लाजमी तौर पर हमें निज़ाम अदल तो बहरहाल दिखाई देता है। जिन मुल्कों को इस वक्त हम सुपर पावर समझते हैं, वहां पे आप जुडिशल सिस्टम की अगर आप बात करें तो आप अशश कर उठेंगे, क्या खूबसूरत उनका निज़ाम अदल है। आप अमेरिका में चले जाएं, यानी हर चीज़ के हकूक और फ़राइज़, फ़राइज़ भी और हकूक भी। और दूसरा आपने एजुकेशन सिस्टम का वो कहा, छह चीज़ें आ गई हैं। ये मैं साथ साथ नोट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे मौजू के अंदर ये सारे पहलू हैं जो मेरा थॉट प्रोसेस है। मुझे खुशी हो रही है कि आपने इस अंदाज में सोचना शुरू कर दिया है। आफाक का कमेंट आया कि राशन जब पूरा होगा तो सोचेगा इंसान आगे क्या करना है। वेरी गुड। ये मुआशी निज़ाम के साथ ही है जो शफीक शानी ने भी बात की, सर्वाइवल इसके अंदर शामिल है। वड़ाई साहब कहते हैं कि हम क्या लिखें जनाब। मेरे ख्याल में अहयाए अलूम की तहरीक बर्पा करने वाले और इल्म को तरजीही बुनियादों पर लेने वाले सुपर पावर बनते हैं। ओके। अहयाए अलूम, रेनाइसेंस,
نشاط ثانیہ، زندہ کرنا، جو آپ کا جنت گم گشتہ ہے اس کی تلاش۔ وڑائی صاحب کے نزدیک یہ ہے کہ جب آپ احیاء علوم کی تحریک، ایسی موومنٹس کا آغاز کریں، تجدید کریں جس سے جو ہماری گم گشتہ جنت ہے، پیراڈائز لاسٹ، وہ ہمیں واپس مل جائے۔ یعنی جیسے حکمت مومن کی گم شدہ میراث ہے، ایک حدیث پاک کے الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مومن جب حکمت کی تلاش میں نکلتا ہے تو دراصل وہ اپنی گم شدہ میراث کی تلاش میں نکلتا ہے، یعنی ایک خزانہ اس کا چھپا ہوا ہے اور وہ اس کی تلاش میں نکلتا ہے۔ تو یہ وڑائی صاحب کا نقطہ ہے کہ احیاء علوم کی تحریک بپا کرنے والے اور علم کو ترجیحی بنیادوں پر لینے والے، یعنی ٹاپ پرائرٹی جو ہے وہ اس سفر کو، تحقیق کو، علم کو، جستجو کو دی جائے۔ اور سات کیا ہے جی؟ 7 ضرب 3 = 21، کوئی بھی کہے تو مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اس میں بھی تحقیق کا پہلو آ گیا، یعنی کوئی بھی بات ہو آپ تک پہنچے تو آپ اس کی تحقیق کریں، آپ کا شعور اس قدر چلا جائے کہ آپ کے سامنے جب کوئی بات رکھی جائے تو آپ سوچنا شروع کر دیں، اور آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ یہ بات غلط بھی ہو سکتی ہے یا یہ بات ٹھیک بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ اسی وقت تعین ہوگا جب ہم ریسرچ اورینٹڈ ہو جائیں گے، ہمارا ذہن سوچنا شروع کر دے گا، ہم شعور کی منزلیں طے کریں گے۔ شعور، یہ جو شعر بھی ہے نا، اس کا بڑا تعلق ہے شعور کے ساتھ۔ یعنی آپ جب ایکسپلوریشن کرتے ہیں، آپ چھپی ہوئی چیزوں کو، دیوار کے اس پار کی چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ اپنے لاجک کے اندر ایک وسعت رکھتے ہیں، وسعت قلب پیدا ہو جاتی ہے۔ تو پھر انسان آہستہ آہستہ ترجیحات کا تعین کرتا ہے، دوسروں کو بھی سنتا ہے، اپنی بھی سناتا ہے، لیکن اس میں جھگڑا نہیں کرتا، مکالمے کی ایک فضا ہموار کرتا ہے۔ تو وڑائی صاحب کی یہ دو باتیں بھی ٹھیک ہیں۔ شراز کیا لکھتا ہے جی کہ میری زیارت اور سننے والوں میں ہوں۔ اوکے، شراز سعید نوجوان ہے، وہ کہتا ہے سر میں تو صرف زیارت کے لیے بیٹھا ہوں اور سننے والوں میں۔ اچھا ہے، آپ کی عمر بھی ایسی ہے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس بات پہ ضرور سوچیں، اور سوچنا چاہیے۔ آفاق نے پنجابی میں لکھا کہ جدوں بھوک پئی ہوئے تے بندے غلام ہی رہن کے۔ یہ ٹھیک ہے آفاق، آپ کا وہ چونکہ ایک ہی لفظ ہے سروائیول، اور اسی کے زاویے آپ شیئر کر رہے ہیں، اٹس گڈ، اٹس ونڈرفل، اور یہ آئے گا انشاءاللہ ہمارے موضوع میں۔ کامران بھائی آگے ہیں جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے کہا ذرا آپ لوگوں کو اس طریقے سے انوالو کروں نا، بجائے اس کے کہ میں صرف بولنا شروع کروں اور آپ لوگ سنیں۔ تو کیوں نہ اس کو تھوڑا سا لائیولی، پرو ایکٹیو اپروچ کے ساتھ دیکھا جائے، اس محفل کو، اس نشست کو، یہ جو ڈیجیٹل سنگت ہے ہماری، جو ہمارے حصے میں گفتگو کا یہ ایک روپ آیا ہے، تو یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب آپ بھی اس میں انوالو ہوں گے۔ یہ غلط اور صحیح کی بات نہیں ہے کہ آپ کا کوئی کومنٹ غلط ہوگا یا میرا کہا ہوا کوئی جملہ صحیح ہوگا یا غلط ہوگا۔ یہ صرف ایک کولیکٹیو وزڈم کی طرف ہم نے بڑھنا ہے۔ آپ اپنی سوچ اور تفکر میرے ساتھ شیئر کریں گے، میں اپنے اوپینینز، اپنی آراء آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں اس کے اوپر کئی سال بتا چکا ہوں۔ مجھے اگر آپ موقع دیں گے کہ اس کے اوپر میں کوئی ڈاکیومنٹری بناؤں 3 سے 5 گھنٹے کی، تو میں وہ بھی بنا سکتا ہوں۔ میں نے قرآن، حدیث، قوموں کی تاریخ، قوموں کا عروج و زوال، فلسفہ، معاشی نظام، عدل کا نظام، یہ سارے پہلو جو ہیں ان سے میں گزرا ہوا ہوں۔ تو اس لیے مجھے پتہ ہے کہ آپ جن جن چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ بڑی خوبصورت چیزیں ہیں۔ یعنی ہمیں سروائیول کی بھی ضرورت ہے، سب سے پہلی سٹیج ہی سروائیول کی ہوتی ہے، پھر ہمارے پاس اور بہت سارے معاملات ہیں، تعلیم ہے، عدل ہے، اور وغیرہ وغیرہ، دفاع بھی اس میں آ جاتا ہے، وہ ہم آئیں گے اس طرف۔ اچھا جی، محمد کاشف شہزاد لکھتے ہیں کہ سچ بات تو یہ ہے سر کہ جب ہم طالب علم ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ پاکستان کے لیے بہت کچھ کرنا ہے۔ سب طالب علم جو اچھے طالب علم ہیں ایسا ہی سوچتے ہیں، میں بھی ایسا ہی طالب علم تھا کاشف۔ لیکن جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں، یہ بڑا دردناک آپ نے پہلو بتایا کاشف، زندہ باد، تو ہماری سوچ فیملی اور دال روٹی تک محدود ہو جاتی ہے۔ 5 منٹ کے کام کے لیے جگہ جگہ گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یہ کاشف کا میں چاہوں گا کہ آپ کومنٹ ضرور پڑھیں سارے، اور اس کو رسپونڈ بھی کریں، یہ بڑا دردناک ہے۔ کاشف کو ورثے میں میرا درد مل گیا ہے، زندہ باد۔ 5 منٹ کے کام کے لیے جگہ جگہ گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب ایک انسان کی زندگی میں اتنی مشکلات ہوں تو وہ کیسے کچھ نیا سوچے؟
पाकिस्तान को सुपर पावर बनाने का सोचे। दर्दनाक कहानी है। अगर कोई कुछ अच्छा करना भी चाहे तो उसे दूसरे किसी न किसी मसले में उलझा कर तवज्जो हटा दी जाती है, मनफी प्रोपेगेंडे कर दिए जाते हैं। काशिफ शहजाद ने बड़े आसान लफ्जों में मेरे बहुत सारे लाइव सेशन को समो दिया है, यूं कह लें। और काशिफ ने वो दर्द हमारे सामने रख दिया है जिसके होते हुए, यानी ये पैटर्न एक ड्रॉ किया मोहम्मद काशिफ शहजाद ने, शाबाश। ये वो पैटर्न है जो जनूबी एशिया को कई दिहाइयों से रोके बैठा है। ये हमारा वो अजली रोग है जिसकी वजह से हम नस्ल दर नस्ल गुलाम हैं, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। काशिफ के कमेंट के ऊपर ज़रूर गौर करें, ये आएगा हमारा मौजू। और मेरी तो ज़ात ही इसी मौजू के इर्द गिर्द घूमती है, लेग पुलिंग सिस्टम का फेलियर, कि जब इंसान पुरस्कून नहीं है, जब इंसान के घर में आफाक वाली बात फाके होंगे, यानी वो जो पंजाबी में कहा जाता है कि जिदे घर दाने ओदे कमले भी सियाने, तो जब भड़ोला भरा होता है तो फिर बड़ी बातें सूझती हैं, फिर मौसम भी बड़े अच्छे लगते हैं, फिर और रंग भी अच्छे लगते हैं। काशिफ की ये जो तल्ख बातें हैं, ये बज़ाहिर बड़ी तल्ख हैं, लेकिन इनके अंदर भी एक मिठास है अगर हम इस पर गौर करें तो। शाबाश, काशिफ ने नुकात दिए हैं इसमें। आफाक क्या कहते हैं जी, बच्चों की तरबियत सबसे पहले, ठीक है, वो तो निज़ाम आ गया। सवाल काट दिए जाते हैं यूथ के जिसने फ्यूचर बनना है, ठीक है, ये उसके अज्जा हैं, ये जुज़्व हैं, ये सारी चीज़ें आ गई। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप काशिफ के कमेंट को एक दफ़ा सारे खुद से भी पढ़ें। मैं फिर से पढ़ देता हूँ और इस पर ठहर ठहर के गौर कीजिएगा। ये मसनूई कमेंट नहीं है, ये काशिफ शहजाद के दिल की बात है। मैं उम्र के इस हिस्से में अपने तजर्बे और मुशाहिदे के साथ ये समझ सकता हूँ कि कोई बंदा कोई बात कहाँ से करता है, वो कॉपी पेस्ट है या उसने मसनूई तौर पर लिखी है या किस तरीके से वो कर रहा है। काशिफ की ये जो बात है, ये ग्राउंड रियलिटी को डिस्कस कर रही है। ये वो मारूजी हकायक हैं जो हमारे अर्ज के ऊपर फैले हुए हैं। हमारी जो ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव रियलिटी है, उनकी अक्कासी ये कर रहा है। ग्राउंड रियलिटी, ज़मीनी हकायक। सच बात तो ये है कि जब हम सच बात तो ये है कि जब हम तालिब इल्म होते हैं तो ये सोचते हैं कि पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करना है। ये एक नौजवान तालिब इल्म का ख्याल डेवलप हो रहा है, वो बड़ी स्टेज पे पहुंच गया है प्रैक्टिकल लाइफ में, और वो मुड़ के देखता है अपने माजी में और उसे नज़र आता है कि वो क्या करना चाहता था और क्या सोच के वो प्रैक्टिकल लाइफ में आया और आगे क्या हुआ। लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो हमारी सोच फैमिली और दाल रोटी तक महदूद हो जाती है। 5 मिनट के काम के लिए जगह जगह घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। फेलियर ऑफ सिस्टम, बैड सिस्टम जो हमारे यहाँ इस्टेब्लिश्ड है, राइज निज़ाम कई दिहाइयों से, जिसने नौजवानों को महकूम बना कर रखा हुआ है, जहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटी उस तरीके से नहीं है। सिर्फ चंद घरानों को जिनको एक्सपोजर अच्छा मिल जाता है, फॉरेन कंट्री में जिनकी एजुकेशन होती है, वो वहाँ से पढ़ के ज़िंदगी की सारी आसाइशों से गुजर के फिर आके हमारे ऊपर हुक्मरान लग जाते हैं। और जो हमारी यूनिवर्सिटियों से, हमारी जामियात से जो नौजवान, जिनको बचपन से तरबियत की गई कि तुमने बड़ा इंसान बनना है, तुमने पाकिस्तान को संभालना है, जब वो उस मुकाम पे आते हैं तो उनको ज़िंदगी की हकीकतों के सुपुर्द कर दिया जाता है और वो दाल रोटी के चक्कर में पड़ जाते हैं। वो कितारों में खड़े नजर आते हैं, क्योंकि जब वो हाथ में सीवी पकड़ के, रेज्यूमे पकड़ कर निकलते हैं तो एक छोटी सी जॉब के लिए उनको घंटों कतारों में खड़ा होना पड़ता है। ट्रू, ये बड़ी बेटर रियलिटी है काशिफ। और मसाइल का सामना करना पड़ता है। जब एक इंसान की ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात हों तो वो कैसे कुछ नया सोचे, पाकिस्तान को सुपर पावर बनाने का सोचे। अगर कोई कुछ अच्छा करना भी चाहे, अब ये आ रहा है वो साइकोलॉजिकल पैटर्न आफाक, कि अगर कोई करना भी चाहे, जिस पे हम कई सेशन कर चुके हैं, कि एक बंदा फी सबीलिल्लाह सर्विसेज दे रहा है कम्युनिटी को, तो लोग उससे ही जेलस होना शुरू हो जाएंगे, उसकी ही लेग पुलिंग शुरू कर देंगे। उन्हें इस बात पे भी गुस्सा आता है कि कोई हंस क्यों रहा है, कोई हंस क्यों रहा है, कोई मुस्कुरा क्यों रहा है, ये बात वो क्यों कर रहा है, ये हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचा देगा। आप समझ रहे हैं, यानी ये नफ्सा नफ्सी का आलम है। तो बहुत अच्छी इसमें इंटरप्रिटेशन की। और अगर कोई अच्छा करना भी चाहे तो उसे दूसरे किसी न किसी मसले में उलझाकर तवज्जो हटा दी जाती है। ये चौथी चीज़ है, फितना परवरी, फसाद फिल अर्ज़।
यानी आप एक अच्छी बात कर रहे हैं, दरमियान में एक कमेंट आएगा। जैसे अक्सर मैं आप लोगों को कहता हूं कि लाइव चैट में आप देखा करें, एक ये जानबूझ के एक गाली देता है, दूसरा उस गाली का जवाब देता है, लिहाजा असल बात मौजू से हट जाती है, जिसकी वजह से मुझे कई लोग समझाते भी हैं कि आप अपनी प्रोफाइल पे बड़े सख्त हैं। तो मैं उनको कहता हूं कि मैं प्रोफाइल ही क्या, फेसबुक ग्रुप पे, पेज पे या चैनल पे वो कमेंट ही गायब कर देता हूं। मुझे पता है कि जो मोहब्बत करने वाले हैं वो इस कमेंट का जवाब देंगे और असल बात दरमियान से खत्म हो जाएगी, तो तवज्जो हट जाती है असल मौजू से। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है काशिफ आपकी। अच्छा जी, बाकी बातें हो गई, फिर आते हैं हम इस पे इंशाल्लाह ताला। आ, जी जी, वराय साहब आप बिल्कुल अपनी मसरूफियत को तवज्जो दें, मैं मौजूद हूँगा यहाँ पे इंशाल्लाह ताला, वीडियो भी मौजूद होगी। कोई जाना चाहता है, किसी को ज़रूरी काम है, आप जा सकते हैं, आपको इजाज़त है, कोई नाराज़गी नहीं है। बस वैसे ही मुझे ये लग रहा था कि लॉकडाउन है, आप लोग घरों में बैठे हुए हैं, तो चलें मैं अगर इतना करने में कामयाब हो जाऊं कि आपके दिमाग, आपकी सोच के धारे जो है वो किसी खास पैटर्न में सोचना शुरू हो जाएं, कम से कम एक ऐसी जनरेशन डेवलप हो जाए जो ये सोचना शुरू कर दे सुपर पावर कोई मुल्क कैसे बनता है, तो बड़ी अच्छी अच्छी खबरें हमारा इंतज़ार कर रही हैं मुस्तकबिल में इंशाल्लाह ताला। जी ठीक हो गया। जी जी मामू जी, आपने कौन सा सवाल किया? मैंने सवाल आपका पढ़ा नहीं है। मामू जी का सवाल लगता है कि ऊपर कहीं गुजर गया, मैं स्क्रॉल करके देखता हूँ। नहीं मामू जी, मेरी नज़र से नहीं आया। आप काइंडली अगर आपको जहमत होगी दोबारा। जी साद अली, वालेकुम अस्सलाम तनवीर भाई। जी जी काशिफ शहजाद, काशिफ 10 पपियाँ लिख लो अपने खाते में, बिल्कुल आपके लिए 10 हैं। मैं चूंकि बड़ा खुश हुआ और एक्साइटेड हुआ हूँ, वजह सिर्फ ये नहीं, मुझे अंदाज बहुत अच्छा लगा, आर्टिफिशियल नहीं है, मसनूई नहीं है, बात में वज़न है, बात के अंदर वो सच्चाई है, वो तल्ख हकीकत आपने चंद लफ्ज़ों में बयान कर दी है, जिसको अगर हम खोलने बैठे तो हमारे कई लाइव सेशन इसके ऊपर हो जाएं। आपने उस दरिया को कूजे में बंद किया इन चंद लफ्ज़ों में, और चूंकि बेसाख्तगी से कहा है, जिसको कहते हैं ना जल कुड़ के कहा है, तो बड़ा ज़बरदस्त सच बोला है आपने। और काश हम सब बहसीयत कौम, हमारे बड़े बड़े थिंक टैंक दानिश्वर, हमारे उलमाए कराम, हमारे अकाबरीन, हमारी जामियात के अंदर इस बात पे रिसर्च होती कि हम इस मौजूदा सूरत हाल तक पहुंचे कैसे हैं। ये याद रखिए, ये जो 850 साल का जवाल है, इसी के ऊपर हम तहकीक करने लग जाते और सच बोलते, तो हम इस जवाल से अरूज की तरफ जाना शुरू हो गए। हमने दरअसल बजाय इसके कि हम इस जवाल पे गौर करते, हमने इस जवाल के अंदर अपने मफादात तलाश कर लिए। कफस में रहते रहते हो गई सयाद से उल्फत, मैं खुद ही नोच लेता हूँ जरा जब पर निकलते हैं। तो अल्लामा इकबाल ने हमें एक बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया था, मैं कई सेशन में दोहरा चुका हूँ ये शेर, इसको जुबानी याद कर लें और इस पर गौर किया करें। था जो नाखूब बतदरीज वही खूब हुआ, कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। जब इंसान एक तवील अरसा एक ख़ास माहौल में रहे, वो माहौल आहिस्ता आहिस्ता उसको अपना गर्विदा कर लेता है, वो उसी माहौल का, उसी हैबिटेट का शिकार होना शुरू हो जाता है। तो काशिफ ने जो बात बताई है वो तहकीक तलब है, अगर हम उसके ऊपर तहकीक करें। मैं एक तवील अरसे से बहुत सारे सेशन इसी ज़िमन में कर रहा हूँ कि हम कम से कम ये तो सोचेंगे हमारा एग्जिस्टिंग रियलिटी कहाँ है, कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हमारे पाँव हैं इस वक्त, हम क्यों सुपर पावर नहीं बन पा रहे, हम अपनी ज़ात में सुपर पावर नहीं, अपने समाज में सुपर पावर नहीं। हम अगर अपनी ज़ात में महकूम रहेंगे, मुरीद के मुरीद रहेंगे, नस्ल दर नस्ल गुलाम रहेंगे, तो फिर हम मालिक या आका या बादशाह कैसे बनेंगे? हमें इस्तेमाल किया जाता है बादशाह बनाने के लिए, हमें हमारे ज़रिए बादशाह बनाए जाते हैं, बाहर से बादशाह आते हैं, हमारे ज़रिए उनके नामों के ऊपर ठप्पे लगवाए जाते हैं। ये तल्ख हकीकत है। ये हर नौजवान को, मेरी आवाज़ अगर खामोश भी हो जाती है, हर नौजवान जो सुन रहा है इसको अपने पल्ले से बांध ले, इसकी फ़ोटो कापियाँ तैयार करें। यह दर्द पूरी कौम तक जाना चाहिए। मैंने देखा है जिन कौमों ने तरक्की की है उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, और उन्होंने ये सोचा कि हम जवाल का शिकार क्यों हैं। तो अगर हम ये सोचना शुरू कर दें, जो कि काफ़ी तवील अरसे से सोच का सफ़र जारी है, नौजवान तंजीमें बनी हुई हैं, बहुत सारे रजाकार इस पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। जब तक ये सिस्टम मौजूद है, ये राइज निज़ाम मौजूद है,
हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये लेग पुलिंग का निज़ाम है, ये ज़िद का निज़ाम है, ये जुज़ वक्ती मफादात के हसूल का निज़ाम है। इसमें इंसान गिद्धों की तरह मुर्दार पे तो गिर सकता है, लेकिन झपटना पलटना, पलट कर झपटना नहीं हो सकता। यहाँ पे लेग पुलिंग होगी, यहाँ पे बैक बाइटिंग होगी, हसद होगा, हिपोक्रेसी होगी। ये मुनाफिकत का मुआशरा है। इस बात को समझे। हम जितने तल्ख होंगे, जितना ज्यादा हकाइक की आंखों में आंखें डालकर देखेंगे, उतना ज्यादा हमारे अंदर एक मस्बत तगय्युर पैदा होगा। हमें दरअसल सिखाया यह गया है कि हम कबूतर की तरह आंखें बंद करें। हम सच का सामना नहीं करते। सच पता क्या है? सच ये है जो 850 साल से हमारे सामने है। किसकी कारकर्दगी सिफर हुई? किसकी कारकर्दगी सिफर हुई? हम जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। मैं इसलिए सबके सामने आ चुका हूं, बैठा हुआ हूं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। हमसे गलतियां हुई हैं, हम सब से। मैं मानता हूं, मैं अपनी ज़ात से शुरू करता हूं। इस वजह से ये सारे निज़ाम जो है, ये सारे मामला, ये काशिफ शहजाद ने बताया, ये हमारे सामने तलखियां आ रही हैं। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, लेकिन मैं तल्ख नहीं होना चाहता। मैं फैक्चुअल रीजनिंग करना चाहता हूँ, रीजनिंग की तरफ आना चाहता हूँ। जी, कामरान भाई ने भी शाबाश दी है मोहम्मद काशिफ शहजाद को। आज की महफिल काशिफ शहजाद के नाम, चूँकि आई एम वेरी एक्साइटेड टू हैव सच यंगस्टर्स ऑन बोर्ड। ही इज़ वन ऑफ माई स्पार्टन्स माशाल्लाह। और बड़ा खूबसूरत बात, साद अली क्या कहते हैं जी, ग्राउंड रियलिटीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं किया जाता हमें कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल पर। साद, वेरी गुड पॉइंट। ये बिल्कुल ठीक बात है। मैं ज़रा पानी की बोतल जो है इसको, चूँकि पानी की बोतल मैंने साथ रखी होती है, तो मैंने कहा ये ना हो कि ये गिर जाए और पानी सारा गिर जाए मेरे कदमों में। ये बात ठीक है, हमारी प्रेपरेशन ही उस तरीके से नहीं हुई। और मैंने आपको साथ जवाब दिया साथ कि हमें जिस मकसद के लिए तैयार किया गया है ना पिछले 60-70 सालों में, वो मकसद हम पूरा कर रहे हैं। हमें तैयार किया गया है कि ये चंद घराने हैं, ये चंद घराने हैं, ये बाहर के मुल्कों से तैयार होकर वापस आएंगे। हम आपको कहेंगे ये आपके हुक्मरान हैं, आपने इनको तस्लीम कर लेना है। और चूंकि ये पैसे वाले भी होंगे, लिहाजा हमने कोशिश ये की है कि हमने अपने इंतखाबी निज़ाम को इस कदर महंगा बना दें, चूंकि जब निज़ाम ही महंगा हो जाएगा। ये महंगा निज़ाम क्यों रखा गया, आज इसका भी जवाब आ जाएगा काशिफ की इस जली कटी बात के बाद। ये सच्चाई है। ये निज़ाम इसीलिए महंगा रखा गया इलेक्शन का, ताकि कोई महकूमों में से सर उठा के ये ना कहे कि मैंने भी इलेक्शन में हिस्सा लेना है। तो बाहर से तैयार हुए, बाहर से पैसा आया, वो आके यहाँ पे चूंकि वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते थे, लिहाजा महंगा इंतखाब हो गया। एक कानून बना दिया हाथी के दांत दिखाने की ओर, खाने की ओर। और फिर हमें कहा गया कि आपने इसके ऊपर मोहर लगानी है। अब जारी बात है, वो स्पॉन्सर कर सकते हैं, वो फंड्स जनरेट कर सकते हैं, वो पैसा लगा सकते हैं, एडवर्टाइजिंग लगा सकते हैं। अब आ जाता है तीसरा पिलर। मीडिया का सारा बिजनेस एडवर्टाइजिंग के ऊपर चलता है। ज़ाहिरी बात है, इसी से उनकी सैलरीज का निज़ाम चल रहा है। एड्स आएंगे तो उनका बिजनेस चलेगा। तो मीडिया आ गया। अब रही सही कसर कैसे पूरी हो गई, ये हमेशा से है, अखबारों की शक्ल में हो, कि वो जिनके पास पैसा भी था, निज़ाम इंतखाब भी महंगा, लिहाजा अब वो इश्तिहार देने की पोजीशन में भी वही लोग हैं। लिहाजा हमें इस्तेमाल किया गया। हमने देखना है कि वो बाहर से तैयार होके आए, अमीर कबीर, अमीर कबीर होके आए, एक महंगे निज़ाम इंतखाब के अंदर वो अपनी एक पार्टी रजिस्टर करें, पैसा इन्वेस्ट करें, मीडिया, अखबार वगैरह वगैरह, दीवारों के ऊपर वॉल चैकिंग से लेके माइंड मेकिंग करें। ये तीसरा पिलर बता रहा हूँ। लिहाजा हमारे अंदर वो एक ब्रेन वॉशिंग होना शुरू हो जाएगी। हमें बताया गया ये चंद लीडर हैं, इनमें से किसी एक का इंतखाब कर लो। आप में से कोई लीडर नहीं है, बस ये जो हमने कह दिया यही लीडर है। ये बात समझे। चौथे नंबर पे जो सबसे खतरनाक लोग हैं, ये ऊपर वाले खतरनाक नहीं है, सबसे ज्यादा खतरनाक लोग चौथे लेवल पे वो थे जो हमारी सफों में हमारे जैसे थे, अपने अपने मुकामी मफादात की खातिर। उनमें कई 2 नंबर पीर भी हैं, जिन्होंने अपने अपने मुकामी मफादात की खातिर इनका साथ दिया, इन हमानी फिरौनी कानूनी रवैयों का। और उन्होंने अपने छोटे से, वो एक देग चावलों की ही क्यों ना हो, उन्होंने एक माहौल साजी की, जहन साजी की। ये हुआ है साद अली भट्टी 70 सालों में। इस सच को अब हमें बोलना है। जब तक हम ये सच नहीं बोलते, अगर ये आवाजें दबाई गई,
मैं आपको बता रहा हूँ हमारे अगले 70 साल भी इसी जवाल का शिकार रहेंगे। और ये सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा, पूरा साउथ एशियन रीजन इसी तरीके से रखा गया है। दुनिया में जहां जहां गरीब मुल्क हैं, मोहताज हैं, सेम पैटर्न है वहां पे। सेम वहां पे हुक्मरान तैयार हुए, महंगे इंतखाबात, गरीब आदमी सोच भी नहीं सकता कि वो अपने ही मुल्क के अंदर अपने ही लोगों की तर्जुमानी कर सके। हमारे तर्जुमान भी वो हैं जो बाहर से आते हैं, ये नहीं कि हमारे अपनी सफ़ों से तर्जुमान नहीं है। बड़े ज़बरदस्त सियासतदान हमारी मिट्टी में पैदा हुए, लेकिन उनको प्रोमिनेंस उस तरीके से नहीं दी जाती, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं। वो मेहनत करने वाले इंसान हैं बहुत बड़े, अल्लाह के वली भी यहाँ मौजूद हैं, बहुत ज़बरदस्त पीर भी हैं, लेकिन उनको ख़ास जगह पे महदूद रखा जाता है कि भाई आप अपने सच के साथ ठप के बैठे यहीं पे। आपका कोई काम नहीं है कि आप ऐवान इक़्तिदार में पहुंचे, जहां पे अब ऐवान इक़्तिदार में क्या आता है। अब काशिफ के सवाल का जवाब, ऐवान इक़्तिदार से इस निज़ाम को या कायम रखा जाएगा या इस निज़ाम को तोड़ा जाएगा। अब इस निज़ाम को कायम रखने के लिए पॉलिसीज़ बनती हैं, लिहाजा इसके बाद फिर सारे सरकारी इदारे शामिल हो जाते हैं। इदारों के अंदर भर्तियां कैसे होती हैं, हर चीज़ लिंक है दूसरी चीज़ के साथ। जब अकरबा परवरी होगी, रिश्वत होगी, सिफारिश होगी, आप लोगों को कोटे की बिनात पर कि फलां मेरा अजीज है और उसके 100 बंदे हमने रखने ही रखने हैं, तो दरअसल ऊपर से लेके वो जो तैयार होके आए थे सरमाए वाले, चूंकि सरमाया लगाते चले जाते हैं, लिहाजा निचली सफ तक, आखिर तक, आपकी गली मोहल्ले तक ऐसे लोग अपने अपने हिस्सा बकदरे जुस्सा उससे फैज़याब होते चले जाते हैं और माहौल नहीं बदलता। जो ऐसे माहौल में अजान देता है वो हमें बुरा लगता है। वो क्यों बुरा लगता है मैं आपको बताता हूँ, फिर शुरू हो जाए वो सारा पैटर्न दोहराया जाएगा। चूंकि वो जब सच्ची बात करेगा, हक की बात करेगा, तो उसको ही गद्दार करार दे दिया जाएगा, वही हमारा दुश्मन बन जाएगा, उसी को हम नजरों से गायब कर देंगे, क्योंकि वो बात कर रहा है जिससे इस राइज निज़ाम को खतरा है। लिहाजा जितने भी हिमायती होंगे इस निज़ाम के, वो बोलना शुरू हो जाएंगे। ये हमारा वो सर्कल है गुलाम गर्दिशों का, ईवल साइकिल है जिसमें हम पड़े हुए हैं साद अली भट्टी पीछे 60-70 सालों से। इसी निज़ाम के अंदर फिर हमारा सिस्टम ऑफ एजुकेशन बना है। ये सिस्टम ऑफ एजुकेशन जानबूझ के इस तरीके से रखा गया है ताकि मेरी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर से कोई नौजवान उभर के सामने ना आ सके। और अगर कोई इंतहाई मुश्किल से CSSP ऑफिसर बन के या पुलिस के आला अफसर में या कमीशन ऑफिसर, तो उसको एक चैनल तो दे दिया जाए, लेकिन वो इस मुकाम पे फायज ना हो कि इस मुल्क की किस्मत के फैसले कर सके। वो पॉलिसी मेकिंग भी करना शुरू कर दे। पॉलिसी मेकर कोई और ही रहता है, नीचे मेजॉरिटी जो है वो महकूमों की रहती है। इस वजह से, इस डर की वजह से कि कहीं इनके अंदर भी वो जज्बा ना पैदा हो जाए, निज़ाम तालीम को रखा गया उसी तरीके से। इसी के साथ शामिल कर ले निज़ाम अदल। हम बैसियत मुसलमान सवाब की खातिर ये हदीस पढ़ते हैं कि तुमसे पहले वाली कौमें इसलिए हलाक हुई कि जब कोई अमीर जुर्म करता तो उसको छोड़ दिया जाता, गरीब जुर्म करता तो उसको सजा दी जाती। हमारे सामने 60-70 साल हमारा जुडिशल सिस्टम है, सजाएं ज्यादा किसको मिली हैं, किसको छोड़ा गया है। आज तक के जो मीडिया पे हम प्रोग्राम देखते हैं, जितना लाठी चार्ज हमें नजर आता है, जितने डंडे पड़ते हैं, जितने कान पकड़वाए जाते हैं सड़कों के ऊपर, गरीब ही गरीबों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। ये अनफॉर्चुनेट है। रियासत को अपने रवैयों को बदलना होगा। अगर हम नहीं बदलेंगे तो अल्लाह ताला अपनी जनाब से बंदोबस्त करते रहते हैं, फिर हमें बदल दिया जाएगा। यही होता रहा है 850 साल से जो हमारा जवाल है। अगर हम इसमें से निकलना चाहते हैं, काशिफ शहजाद के इस कमेंट को अगर हम बदलना चाहते हैं कि काशिफ ये कहे कि मुझे ये फिक्र नहीं है कि मैंने कतारों में लगना है, मुझे ये फिक्र नहीं है कि जो मैं पढ़ के निकलूंगा वो प्रैक्टिकल लाइफ में मेरे सामने नहीं आएगा, तो फिर हमें मेहनत करना होगी। हर जी रूह को जो बाशऊर है, जो दर्द रखता है इस कौम का, उसे नए सिरे से अपने इस समाज को और निज़ाम को बदलना होगा। और इसके लिए सबसे बुनियादी तकाजा क्या था, ऐवानों के अंदर वो लोग जाते जो पॉलिसीज ऐसी बनाते कि ग्राउंड से वो नौजवान उठते, ग्राउंड से वो नौजवान उठते, हमें बाहर से इंपोर्ट ना करने पड़ते। हमारे हुक्मरान हमारी मिट्टी से निकलते, जब हमारी मिट्टी से निकलते वो हमारे दर्द को समझते, जब वो हमारे दर्द को समझते वो पॉलिसियां ऐसी बनाते जिससे हमारा दर्द दूर होता। मुझे बताइएगा, अमेरिका में आज तक किसी और मुल्क से आके कोई वहां पे उनका सरबराह लगा है? अमेरिका में जिन मुल्कों ने सुपर पावर बनना होता है, वहां उनके अपने हुक्मरान होते हैं,
ان کی اپنی مٹی سے لوگ اوپر آتے ہیں، ان کے سارے عہدے ان کی اپنی مٹی کے حوالے ہوتے ہیں، ان کے اداروں کے اندر ان کے اپنے ملک کے انٹیلیجنسیا بیٹھی ہوتی ہے، ان کے اپنے تھنک ٹینکس بنے ہوتے ہیں، پھر ملک بنتے ہیں سپر پاور۔ ہمارے ہاں ادھر سے بھی آ جاؤ، ہماری تو چھوٹی سی کوئی ایسوسیشن بنتی ہے، چھوٹا سا کوئی سٹیپ لیا جاتا ہے، کوئی انیشیٹو لیا جاتا ہے، تو ہمیں پورے پاکستان میں وہ بندہ دکھائی نہیں دے رہا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں بندے نہیں ہیں، اینٹ اٹھاؤ نیچے سے ایک انٹیلیجنٹ ہائیلی آئی کیو والا نوجوان نکلے گا، اتنے خوبصورت نوجوان، اتنا پیارا ذہن، لیکن ان کو محدود رکھا جاتا ہے، چونکہ اگر وہ اوپر آتے ہیں تو ان چند لوگوں کے مفادات کے اوپر ضرب آتی ہے۔ یا اب آپ سمجھیں تو سپر پاور ملکوں نے اپنا سب سے پہلے اپنی ہسٹری کو سمجھا، ہم ایک قوم بنیں گے، یہ سب سے پہلا مرحلہ تھا۔ جتنے کامنٹس آپ لوگوں نے کیے ہیں نظام سے متعلقہ ہیں، انہوں نے ایک نظام وضع کیا، اور اس نظام کے اندر دو چیزیں ہیں جو ان کو سپر پاور بناتی چلی گئی، جس میں آفاق کی بات کو ہم شامل کریں۔ دو باتیں، میری عمر بھر کی ریسرچ یہ دو باتوں پہ آگے رکی ہے، پھر اس کے بعد آگے اس کے سب کیٹیگریز بنتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے ام معیشتاً زن کا، یہ قرآن بھی ہمیں بتاتا ہے۔ کسی بھی ملک کی آپ ملکوں کو ایک طرف کر کے آپ اپنی زندگی پہ غور کریں، آپ کے محلے کے اندر جن کے پاس مال ہوتا ہے، معیشت ہوتی ہے، جن کے گھر میں دانے ہوتے ہیں، بہرحال ان کی بات میں وزن ہوتا ہے۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو سارا نقشہ آپ کے سامنے کھینچا، چونکہ پیسے والے باہر سے تیار ہو کے آ رہے ہیں، فیکٹریاں بھی جب وہ آ جاتے ہیں ایوانوں میں تو بزنس بھی ان کا، تجارت بھی ان کی۔ آپ دیکھیں ماضی کے جتنے حکمران ہیں، شوگر فیکٹریوں سے لے کے بڑی بڑی بزنسز تک، کوئی دوسرا بزنس مین سر نہیں اٹھا سکتا ان کے ہوتے ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے حکومت ان کے پاس، اختیار ان کے پاس، قوت ان کے پاس، ادارے ان کے محتاج، اداروں میں بندے ان کے بیٹھے ہوئے، ہر سٹیج کے اوپر نظام انتخاب ان کے پاس، پولیس جوڈیشری تک میں بڑے سے بڑا مہنگا وکیل اور جج وہ کر سکتے ہیں۔ تو عام انسان جو عام ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف ہی استعمال ہوتے رہیں گے، یعنی ہمارے ہی سطح پر، غریبوں کی سطح پر ایسے لوگ ہوں گے جو غریبوں پہ فتوے لگائیں گے۔ اس معاشرے میں پھر لیگ پولنگ شروع ہوتی ہے۔ اس نظام کو ختم کرنے کے لیے ایک الٹرنیٹو دیا جاتا ہے۔ الٹرنیٹو اسی وقت آئے گا جب تمام لوگ اپنے بے روزگاری کے ڈر سے آزاد ہو جائیں گے۔ بے روزگاری کے ڈر سے وہ آزاد کیسے ہوں گے؟ بڑا کڑوا پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، عمر بھر کی ریسرچ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ جب بزنسز کے اوپر چند لوگ غالب آ کے بیٹھ جائیں اور کوئی نیچے اسمال بزنس اونر، چائنا نے اس کو بریک کیا ہے، حالانکہ کمیونزم ہے وہاں پہ، وہاں ہر گھر میں ارننگ ہینڈ بیٹھا ہوا ہے، سارے کما رہے ہیں۔ امریکہ کے اندر یہ نہیں کہ صرف باپ کمائے گا اور 6 بچے جو ہیں وہ کھائیں گے۔ ہمارا سسٹم ڈیولپ ایسے رکھا گیا، اسی وجہ سے ہمارے بابے جو ہیں وہ 60 65 70 سال میں بمشکل جیتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں۔ دوسرے ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی اولڈ ایج کتنی زیادہ پرولونگ ہو جاتی ہے، چونکہ وہ ریلیکس ہیں، کچھ معاملات میں وہ ریلیکس ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس قدر محنت مشقت کرنا پڑتی ہے مڈل کلاس فیملیز کو اسپیشلی، اور غریب تو غریب ہوتے ہیں، دو دو نوکریاں، 18 18 گھنٹے ایک بندہ جو ہے اپنی اولاد کو پالنے کے لیے حق حلال، وہ پولیس کا ہو، وہ کہیں بھی ہو، کسی بھی جگہ کا غریب انسان، کتنی محنت، اور اس کے بعد اس کو کیا ملتا ہے؟ کیا ملتا ہے اس کو اس معاشرے کے اندر؟ چونکہ وہ غریب رکھا گیا، بے روزگار رہا، محرومیاں بھی تھیں، لہٰذا وہ اسی قدر بچوں کو تعلیم دے سکتا ہے۔ یہ ریاست کی ذمہ داری تھی کہ وہ ہر بندے کے لیے ایک سسٹم آف ایجوکیشن رکھتی، ایک طرح کا سلیبس ہوتا۔ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا، تو پھر کیا ہوا؟ ڈیوائڈ ہو گئی۔ مجھے سب سے زیادہ جو غصہ آتا ہے اور افسوس ہوتا ہے کہ یہ مذہبی طبقہ ہے اور یہ فلانا طبقہ ہے۔ مسلمان ملک میں سارے مذہبی ہوتے ہیں، مسلمان ملک میں مذہبی طبقہ مسلمانوں کا ہی ہوتا ہے، یہ مسلمانوں کا ملک ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اس میں ہم نے یہ تفریق پیدا کر لی، یہ تفریق بھی سوچی سمجھی سازش کے ساتھ پیدا کی گئی تھی کہ یہ مولویوں کو دے دو، یہ لبرل کو دے دو، یہ سیکولر کو دے دو، اور یہ باقی سارے آپس میں مل بانٹ کے یہ جو ڈویژن ہوئی تھی، ڈیوائیڈ کرو اور ان کے اوپر رول کرنا شروع کر دو۔ تو پھر ہمارا سسٹم آف ایجوکیشن، وہاں سے نسل در نسل غلام پیدا ہونا شروع ہوا، ہمارا سسٹم تعلیم کا کمزور تر ہونا شروع ہوا۔ اسی وجہ سے ہمیں چونکہ محتاج رکھا گیا، ہمارے ہاں بے روزگاری آ گئی، چند فیکٹریاں اس کے اوپر یہ چھا گئے۔ اگر ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہوتے، ہر گھر میں چولہا جل رہا ہوتا،
ہر گھر سے انسان سر اٹھاتا. اگر ہمارا سسٹم آف الیکشن سستا کر دیا جاتا، اس کی سوچ بادشاہوں والی نہ ہوتی، تو ہمارے کالجوں اور یونیورسٹیوں سے نوجوان اوپر آ رہے ہوتے. ہماری کالجوں اور یونیورسٹیوں میں یہ نہیں کہ ایسوسیشنز نہیں ہے، سیاسی جماعتوں نے ونگز بنا رکھے ہیں، لیکن وہ صرف کنگ میکر ہیں. ان کو استعمال کیا جاتا ہے بادشاہوں کو بنانے میں. وہ ہماری صفوں میں نوجوانوں کے درمیان مور لگانے والے چند نوجوان بنا لیے جاتے ہیں. انفارچونیٹ ہے. میری خواہش یہ رہی، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امریکہ کے بڑے بڑے تھنک ٹینکس کی اگر آپ کتابیں پڑھیں، ہاؤ وی بیکیم سپر پاور کنٹری. چین کیا کر رہا ہے؟ چین نے پوری دنیا کی معیشت کو اس طرح مٹھی میں جکڑ رکھا تھا. بڑی تیزی سے اس کی ٹریڈ جو ہے وہ دنیا میں آگے بڑھ رہی تھی. جن ملکوں نے سب سے پہلے معیشت کو کنٹرول کر لیا، وہ ملک آہستہ آہستہ اٹھنا شروع ہوئے. یہ پہلی سٹیج ہے. جب معیشت سٹرانگ ہوتی ہے تو اس کے بعد آتا ہے قوم کی ٹریننگ، سوک ٹریننگ، کہ لوگوں کا رویہ بدل جائے. چونکہ انسان کے پاس جب پیسے آتے ہیں نا، جب انسان بہت ساری چیزیں جو ہے وہ خرید سکتا ہے، تو پھر انسان کے اندر سسٹم ایک ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھی چیزیں کھانے کو ملتی ہیں، اچھی چیزیں پہننے کو ملتی ہیں. تو قوموں کے پاس جب پیسہ آیا تو ان کا دفاع بھی مضبوط ہو گیا. چونکہ وہ بہترین ٹیکنالوجی امریکہ میں، انہوں نے کچھ نوجوانوں کو ڈیڈیکیٹ کر دیا ہوا ہے کہ تم لوگ مینڈکوں پہ ریسرچ کرو، کچھ کو کہہ دیا کہ تم گلیشیئر کے پگھلنے پہ ریسرچ کرو. وہ لوگ ہمارے ملکوں میں آتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں کہ ہمارا کلچر کیا ہے، وہ ہماری زبانوں کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں. وہاں پہ لیگ پولنگ نہیں ہے. وہاں پہ مارک زکربرگ پیدا ہوتا ہے، اس کو سپورٹ کیا جائے گا، اس کے اندر انویسٹمنٹ کی جائے گی. ہمارے ہاں نوجوان کو غائب کر دیا جائے گا. ہر جگہ پہ ایسا نہیں ہے، لیکن میں آپ کو اوور آل بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں آئیڈیا چوری ہوتے ہیں. یہاں یہ یوٹیوب سے، فیس بک سے ایسے کووں کی طرح بیٹھے ہوتے ہیں بنیروں کے اوپر کہ اس بندے کا یہ آئیڈیا جو ہے یہ چوری کر کے ہم نے اپنے نام سے آگے پیش کرنا ہے. اور ہم نے اسی وجہ سے ہمارا بیڑا غرق ہو گیا کولیکٹیولی. ہم لیگ پولنگ میں پڑ گئے. تو نوجوانوں کو سپر پاور بننے کے لیے سب سے پہلے انہیں اپنی ذات کے اندر اٹھنا ہوگا، طاقت حاصل کرنا ہوگی، قوت اور اختیار حاصل کرنا ہوگا. اور یہ آسان کام نہیں ہے. اوپر ایک اتنی بڑی لیئر بن چکی ہوئی ہے. اس کو بریک کرنے کے لیے پہلی دفعہ زندگی میں یہ محسوس ہوا تھا کہ شاید نوجوانوں کو سنا جائے گا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں انفارچونیٹلی ہمارے نوجوان ابھی بھی اس طریقے سے مجھے منظر عام پہ نظر نہیں آئے. دو چار اکا دکا ہیں، لیکن جس دن ہماری کالج اور جامعات کے نوجوان ہر منسٹری میں بیٹھے ہوں گے، جن کی جڑیں بھی اسی ملک میں ہوں گی، جن کا جینا مرنا اسی ملک میں ہوگا، جو اسی ملک کا ٹیلنٹ ہوں گے، وہ فیصلے کریں گے، وہ پالیسیاں بنائیں گے جس سے ہماری پولیس کا محکمہ، ہمارے رینجرز، ساری جگہوں پر جوڈیشل سسٹم بھی ایکٹیویٹ ہو جائے گا. ہمارے ہاں سے نیپوٹزم ختم ہو جائے گی. اور یہ اسی وقت ہوگا جب قانون ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں بنائیں گے. ہم نے قانون کے نام پر اینگلو سیکسن وہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، وہی پرانی. ہم بدلنا نہیں چاہتے خود کو. پتہ ہے کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ جس دن ہم نے اس کو چھیڑ دیا، نیچے سے سر اٹھائیں گے لوگ. اس لیے مشکل چیزیں بنائی گئی. دین آیا تھا آسانیاں پیدا کرنے کے لیے. نظام کے اندر جان بوجھ کر مشکلات رکھی کہ چند لوگ اس کو زبانی یاد کر لیں، حفظ کر لیں، اور پھر وہ قانونی موشگافیوں کے ساتھ ہمیشہ طاقتوروں کو ایج دیتے رہیں. وہ باہر نکلیں وکٹری کا نشان بنا کے، ہماری چھاتیوں پہ مونگ دلتے جائیں. 70 سال سے ہم سن رہے ہیں کرپٹ کرپٹ کرپٹ، کرپشن کرپشن کرپشن. آج تک ہمیں پتہ نہیں چل سکا کہ کرپٹ کون ہے. ہماری یہی عدالتیں باعزت بری کر دیتی ہیں. ہم عدالتوں کا احترام کرنے پہ مجبور بھی ہیں. ایک اچھے شہری کا یہ فرض ہے کہ وہ عدالتوں سے جب فیصلہ آ جائے کہ یہ شخص ملزم نہیں ہے، مجرم نہیں ہے، تو ہم مان لیں. ایک طرف کسی کو مجرم اور ملزم بنایا جاتا ہے، دوسری طرف میڈیا کیمپینز بھی کر رہے ہوتے ہیں، تیسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سب مل کے بیٹھ کے خوشگپیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ وقت وہ نہیں ہے، یہ کرونا کی آفت کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن یہ آل ٹائم ریالٹی ہے. یہ کاشف کی یہ جو تلخ کامنٹ ہے، اس سسٹم کی یہ پیداوار ہے کہ ہمارے نوجوان بچپن میں جن کو میٹرک کرو، ایف ایس سی کرو، بی اے کرو، گریجویشن، سی ایس ایس، فلاں فلاں، وہ بڑا خواب دیکھتے ہیں. سی ایس ایس کے آفیسرس کا آپ کبھی انٹرویو کریں، لاہور میں کلفٹن میں چلے جائیں ان کی اکیڈمیز کے اندر، یا پولیس کے نوجوان جب سیالہ میں ٹریننگ لے رہے ہوتے ہیں، نئے نوجوان ہیں، کیا ویژن ہوتا ہے، کیا اوتھ وہ لے رہے ہوتے ہیں، کیا سوچتے ہیں کہ میں جب نکلوں گا. کیا وجہ ہے کہ جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو ان کے اوپر کچھ اور اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں.
जो एग्जिस्टिंग कल्चर है उसमें जानबूझ के ये चीजें रखी गई हैं। पुलिस को भी इस्तेमाल किया गया है माजी में हमारे सामने, और अगर किया गया है तो हम उस सिस्टम को नहीं बदलना चाहते। कितनी देर लगती है इस सिस्टम को बदलने में, और जब तक हम नहीं बदलेंगे, हम सुपर पावर तो बहुत दूर की बात है, हम अपना कर्जा उतारने की पोजीशन में नहीं आ सकते। हमें मकरूज क्यों रखा गया, ये भी मैं आपको बता दूं। हम एक ऐसे मुल्क में बैठे हैं जो मकरूज है, और एक ऐसा मुल्क जिसमें चंद घराने इतने अमीर हैं कि अगर उनमें से दो घराने कुर्बानी दें तो पाकिस्तान का सारा कर्जा उतर जाएगा। दे विल नेवर डू दिस। वो ऐसा क्यों नहीं करते? चूंकि जो यहां तक पहुंचे हैं हमारे हुक्मरान बन के, उनके फिर बैरूनी आकाओं के साथ भी ताल्लुकात हैं। इस वजह से वो हमें कभी भी मकरूज से, इस कैटेगरी से निकालना नहीं चाहते। क्यों? जब जनूबी एशिया मकरूज नहीं रहेगा तो सर उठाएगा। ये जो मैंने आपके सामने नक्शा रखा है, इस नक्शे को इंटरनेशनल लेवल पे फैला दे। अमेरिका सुपर पावर है, बेहतरीन सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उनका, हम उसकी मिसाल देते नहीं थकते। चाइना का बेहतरीन सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, वोकेशनल ट्रेनिंग बेस्ड है सारा, बच्चों को स्किल्स दे रहे हैं। हम छोटी छोटी बातों पे, फिका के मामलात पे लड़ने वाली कौम बन गए हैं। हम इस कोरोना की आफत के ज़माने में इस बात पे लड़ रहे हैं कि अजान देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। आप समझ रहे हैं? हमें उलझाया गया है, हमें तकसीम किया गया है। हमारा सिस्टम ऑफ एजुकेशन, हमारा थॉट प्रोसेस ही नहीं चलता। हमें दीन के नाम पर भी तहरीफ शुदा तालीमात मिली है, फ़िरका वारियत मिली है, हमें नौजवानों को कंफ्यूज किया गया है। ये जो कारकर्दगी है, ये जो दीन से नौजवान हट रहे हैं पीछे, ये किन का फेलियर था? ये किन का फेलियर था? चूंकि जिनको ये करना चाहिए था उनके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था, कौम क्या चीज़ है, कौमों की इमामत क्या है, इसको क्या समझे ये बेचारे दो रकत के इमाम। उनको अभी भी नहीं पता कि मैं पिछले कई तवील अरसों से ये लाइव सेशन किस दर्द की वजह से कर रहा हूं। उन्हें ये क्लीन शेफ नजर आता है बंदा, उनको नहीं पता मैं उन्हीं का मुकदमा लड़ रहा हूं, मैं उन्हीं के मुस्तकबल की जंग लड़ रहा हूं। दे हैव नो आइडिया। उनके तसव्वुर और वहम गमान में भी नहीं है कि दुनिया में फितने किस किस तरह शक्लें बदल के सामने आ रहे हैं। हमारी अपनी सफ़ों में उनके हरकारे घुस चुके हैं, जो दीन के नाम पर किस तरीके से नबी पाक अलैहिस्सलाम के दर मुस्तफ़ा से काट रहे हैं नौजवान नस्ल को। दे हैव नो आइडिया। उनको हलवों से फुर्सत नहीं है, उनको अपनी खानकाहों से फुर्सत नहीं है, मजावर बन के बैठे हुए। हम कैसे हम सुपर पावर बन सकते हैं? तो जिन मुल्कों ने सुपर पावर बनने का ख्वाब देखा, उन्होंने सबसे पहले मुनाफिकत का कला कमा किया, हिपोक्रेसी खत्म की अपने अंदर से, बैक बाइटिंग खत्म की उन्होंने, कुर्बानियां दी उन्होंने। हम कुर्बानियां देने के लिए तैयार नहीं। 2 दिन की भूख हमसे बर्दाश्त नहीं होती, हम रियासत की बात मानने को तैयार नहीं होते। ये बात समझ रहे हैं? हमारी ट्रेनिंग ही इस तरीके से हुई, और ये किसने की है? हमारे अपने इदारों में और मीडिया के अंदर हमें इस तरीके से रखा गया है। हमारे सामने हमें जोश भी दिलाया गया, हमारे जज्बात को कैश भी करवाया गया। सियासी जलसों के अंदर हमारी तरबियत हुई, मीडिया के एंकर पर्सनस के प्रोग्राम्स के अंदर इन्होंने लड़ झगड़ के रगें फुला फुला कर वो भी हमें सिखाया। फिर उन्हीं चैनल्स के ऊपर हमने उनको हंसते खाते मुस्कुराते खुशगपियां करती। इससे हमारे अंदर एक हिपोक्रेसी आ गई है। तो निचली सफ़ों तक यही निज़ाम चल रहा है। हमें पता है कि रिश्वत के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमने इस तस्लीम कर लिया इसको, इस रियलिटी को हम मान चुके हैं। बड़े बड़े बारिश इंसान, माथे पे मेहराब वाले भी कहते हैं कि आपको पता है काम कैसे होता है हमारे मुल्क में। ये हमारा तमगा है, ये तमगा है हमारा, ये हमारी पहचान है? नहीं, ये हमारी तौहीन है। और सबसे बड़ी तौहीन ये है कि हमें महसूस ही नहीं हो रहा कि हमारी तौहीन कहाँ पे हो रही है। हम किस तरीके से अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो किस तरीके से नौजवानों के ख्वाब टूटते हैं जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, उनके ख्वाब चिकनाचूर हो जाते हैं, धरे के धरे रह जाते हैं। क्योंकि कोलो फेल में तजाद है हमारे मुआशरे के अंदर। महराब व मिंबर से जो कहा जाता है वो बाजार में नजर नहीं आता। जो ऐवानों के अंदर पॉलिसियां बनती हैं उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। आईने पाकिस्तान में क्या कमजोरी है? एक किताब है, आप उसको उठा के देखें, आईन है। हम कुरान को अपनी महफिल में अप्लाई नहीं कर पा रहे, अहादीस हमारी ज़िंदगी में अमली तौर पर नज़र नहीं आ रही। तो आईने पाकिस्तान कैसे इम्प्लीमेंट होगा? इम्प्लीमेंटेशन होती है कहाँ पे? गरीबों के ऊपर। जितनी पॉलिसियां बनती हैं उनका जोर टूटता है गरीबों के ऊपर, जोर टूटता है उनका गरीबों के ऊपर। इस बुरे तरीके से निज़ाम बना लिया गया है कि हुक्मरान हमेशा हुक्मरानों के घर में पैदा होते रहें और महकूमों के घर में महकूम पैदा होता रहे।
اور جو زیادہ سچ بولے اس کو غائب کر دیا جائے، اس کی آواز کو دبا دیا جائے، اس کو منظر عام سے ہٹا دیا جائے، اس کے اوپر اتنی مشکلات پیدا کر دی جائیں، جیسے کاشف شہزاد لکھ رہا ہے کہ اس کی توجہ ہٹا دی جائے، اس کو بالکل غائب کر دیا جائے منظر عام سے۔ وہ بات کیا کر رہا ہے، اس بات پہ غور کرنے کی کسی کو فرصت نہیں ملے گی۔ ہم خود نہیں بدلنا چاہتے، ہمیں پتہ ہے ہمارے مسائل کیا ہیں، ہمیں یہ بھی پتہ ہے امریکہ سپر پاور کیسے بنا، ہمیں یہ بھی پتہ ہے چین کس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ جن ملکوں نے سپر پاور بننا ہوتا ہے وہ کسی بھی آفت کے اندر گھبراتے نہیں ہیں۔ ہم انتظار کر رہے ہیں، ماسک بھی وہاں سے آئیں گے، وینٹیلیٹر بھی وہاں سے آئیں گے، ٹیمیں بھی وہاں سے آئیں گی۔ کل کو ہمارا یاد ہے 2005 کا زلزلہ، ہم نے انتظار کیا کہ وہاں سے مشینیں آئیں گی۔ وی آر ناٹ ریڈی، وی آر بیڈ مینیجرس۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں ہم ڈیم نہیں بنا سکے، ہمارا اربوں خربوں ڈالر کا میٹھا پانی ہر سال ضائع ہو جاتا ہے۔ ابھی یہ گرمیوں کے موسم میں خدا نخواستہ سیلابی ریلیں آنا شروع ہو جاتے ہیں، وی آر ناٹ ریڈی۔ ہم جب سر پہ پڑتی ہے پھر ایکشن کرتے ہیں، فائل ورک ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے وزیر صاحب نے آنا ہے، پہلے ہی ایک روٹ لگ جاتا ہے، وی آئی پی پروٹوکول، ہاسپٹلس کو بھی پتہ ہے، چلو 2-4 گھنٹے کے لیے اس کی صفائی ہو جاتی ہے۔ ہم آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں، پتہ سب کو ہے ریالٹیز کا۔ صرف اس وطن کو اس وقت بدلا جا سکتا ہے جب یہ نظام بدل جائے گا، جب اس مٹی کے لوگ اوپر اٹھیں گے، جب ہمارا سوشل اکنامک سسٹم سٹرانگ ہوگا، ہمارا ایجوکیشنل سسٹم سٹرانگ ہوگا، ہمارا جوڈیشل سسٹم سٹرانگ ہوگا، اور جب ہم انکار کر دیں گے کہ آئندہ ہمارے کسی ادارے کے اندر کوئی باہر سے نہیں آئے گا، پاکستان بیسڈ لوگ ہوں گے ہمارے، سب سے پہلے پاکستان کو ہمیں دیکھنا پڑے گا، ہمارے اپنے لوگ یہاں پہ رول کرنے چاہیے، جو جس مقام میں جس کیٹیگری کا بندہ ہوگا وہی فٹ آئے گا۔ ہمارا ہر تعلیمی ادارہ، ہماری یونیورسٹی، ہمارا اسکول جب تک ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ نہیں بنتا، وی آر ناٹ ریڈی۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد۔ چلیں اس کو روک لیتے ہیں، اور کاشف نے مجھے بھی تلخ کر دیا۔ چلیں اذان ہو گئی عشاء کی، تو پھر انشاءاللہ لیٹ نائٹ استاد محترم واصفہ، یہ بات ختم نہیں ہوئی سپر پاور والی، اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم، اللہ کریم آپ سب لوگوں کو خوش رکھے۔